नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम झारखंड में 2023 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। सिंप्लीफाई दिस 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 60 माइनस ओपन ब्रैकेट 17 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 40 ओपन ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है बोर्ड मास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये क्या हमारे पास बोर्ड मास रूल। नाउ अब हम बोर्ड मास रूल की हेल्प से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। बट नाउ अब इस ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा साइन पहले आता है, डिवाइड का या मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड का साइन पहले आ रहा है, तो हम 200 को डिवाइड करेंगे किससे, 40 के साथ। तो 200 को 40 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 5। 41 द 40, 45 द 200। तो यहाँ पे इसको सोल्व करके कितना है 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 60 माइनस ओपन ब्रैकेट 17 और मल्टीप्लाई में इसको सोल्व करके आ गया हमारे पास 5। तो मल्टीप्लाई में आ गया 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर एक ही मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 60 माइनस 17 5 से 85। तो माइनस में आ गए 85। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करके ओपन कर दिया यहाँ पे। नाउ अब फर्दर हम फिर से क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ फिर से बोर्ड मास रूल के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास डिवाइड। तो 25 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो डिवाइड करके आएगा हमारे पास यहाँ पे 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मल्टीप्लाई। तो इसको एक बार फिर से ऐसे लिख लेते हैं, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 60 माइनस में 85। नाउ अब डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मल्टीप्लाई करना। तो 3 इंटू 60 कितने होते हैं, 180। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 180 माइनस 85। नाउ इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एडिशन। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 185 और माइनस 85। अब 185 में से 85 गए तो कितना बच गया हमारे पास 100। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ओपन ब्रैकेट 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4। ना इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट स्टेप हमारे पास ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। नाउ इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हमने एक और स्टेप फॉलो करना है। वो हमने चेक करना है क्या इस ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं है। अगर एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते तो हमने फर्दर बोर्ड मास रूल अप्लाई करना था। बट नाउ अब यहाँ पे एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐड करना है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 4 कितने हो गए 10। तो ये ब्रैकेट सोल्व होके कितना आ गया हमारे पास आंसर 10। नेक्स्ट क्या हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट माइनस 2 प्लस 6 देन मल्टीप्लाई 4। नाउ ब्रैकेट सोल्व होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो सोल्व करके क्या आएगा हमारे पास 5। ना इसको सोल्व करके 5 आ गया, बाकी एज इट इज माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4। नाउ डिवाइड के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मल्टीप्लाई। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 प्लस 6 4 द 24। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एडिशन। अब जिन नंबर के आगे प्लस का साइन होगा, जिन नंबर के आगे क्या होगा हमारे पास प्लस का साइन होगा, उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो 5 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये किसका है हमारे पास, पॉजिटिव का। तो 24 5 कितने होते हैं हमारे पास 29। तो 29 में से 2 गए कितना बच गया हमारे पास 27। तो आंसर कितना आएगा 27। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है।
ऑप्शन सी इज करेक्ट 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 20 मल्टीप्लाई ओपन ब्रैकेट 10 माइनस 6 ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। नाउ अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है 10 माइनस 6, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो 10 माइनस 6 कितने होते हैं 4, तो ब्रैकेट को सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास 4, तो यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में 20 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5। नाउ यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 20 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम जैसे ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई। अब आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते थे 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 20, तो ना यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास सब 24 तो कितने होते हैं 80 डिवाइडेड बाय 5, और 80 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 16। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि सैलरी इज 40% मोर देन सचिन सैलरी, हाउ मच परसेंटेज इज सचिन सैलरी लेस देन रवि सैलरी। रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है, सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये हमने फाइंड करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे बोला हुआ कि रवि की जो सैलरी है वो 40% ज़्यादा है किससे, सचिन की सैलरी से। तो इसका मतलब हमें सचिन की सैलरी यहाँ पे नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट सचिन सैलरी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। कितनी मान ली हमने, सचिन की सैलरी 100 रुपीज़, तो देन रवि की सैलरी कितनी होगी, देन रवि सैलरी इज इक्वल टू 40% ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 100 प्लस 40% ऑफ किसका आएगा हमारे पास, सचिन की सैलरी का। तो सचिन की सैलरी कितनी है हमारे पास यहाँ पे 100, तो आ गया 100। नाउ अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 100 प्लस 40% ऑफ 100 कितना होगा हमारे पास, तो 40 से कैंसिल आउट करके यहाँ पे आएगा हमारे पास 40, तो देन रवि की सैलरी कितनी आ गई 140 रुपीज़। तो ये किसकी सैलरी आ गई, रवि की। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है कि जो सचिन की सैलरी है परसेंटेज में वो कितनी कम है रवि की सैलरी से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे कि सचिन की सैलरी कितनी कम है रवि की सैलरी से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सचिन सैलरी इज कितनी आ जाएगी हमारे पास 140 किसकी सैलरी है, रवि की, और माइनस सचिन की सैलरी कितनी है, ये हमारे पास 100। तो सचिन की सैलरी कितनी कम है रवि से 40 रुपये, तो यहाँ पे कितना कम आ गया उसका 40 रुपये। अब हमने क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है कि कितनी कम है उसकी सैलरी ना। अब सोल्व कर लेंगे इसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो सचिन की सैलरी है वो क्या है 40 रुपीज़ कम है किससे, रवि की सैलरी से। तो हमने क्या निकालना है लेस परसेंट, मतलब कमी है ना उसके पास, तो लेस परसेंट इज इक्वल टू कितना है, सचिन की सैलरी कितनी कम है रवि से 40, और रवि की सैलरी कितनी है 140, और परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 220 द 40, 2 7 द 14, तो आ गया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10, तो आ गया हमारे पास 200/7। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28.57%। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, हाउ मच परसेंटेज इज सचिन सैलरी लेस देन रवि सैलरी, तो क्या आ गया आंसर हमारे पास 28.57%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ 480 प्लस 48% ऑफ 750। नाउ ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई, और परसेंट का मतलब होता है हमारे पास 1/100। नाउ तो हम इसको सोल्व करके लिखेंगे, तो आ जाएगा 75
परसेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/100। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 75/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 480 प्लस 48% मीन्स 48/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड देन 750। नाउ यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देंगे, जो कैंसिल आउट होगा नाउ 2 से कट जाएगा या 5 से। 5 2 ज़ 10, 5 1 द 5, 5 5 द 25। फिर 2 से 2 1 द 2, 2 2 ज़ 4, 2 4 द 8। यहाँ पे भी कट जाएगा 5 से। 5 2 ज़ 10, 5 15 द 17 5 और 2 1 द 2, 2 24 द 48। तो 15 मल्टीप्लाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 360 प्लस, तो 24 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तब भी कितना आएगा 360, और दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा हमारे पास 720। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person sold a stove for rupees 423 and incurred a loss of 6%. At what price would it be sold so as to earn a profit of 8%? एक व्यक्ति ने एक स्टोव 423 रुपये में बेचा और उसे 6% की हानि हुई। इसे किस कीमत पर बेचा जाए ताकि 8% का लाभ कमाया जा सके। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेप है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला हुआ कि ए पर्सन सोल्ड अ स्टोव फॉर रुपीज़ 423। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस पता है और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि लॉस कितना हुआ, बट यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उससे हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस जो कि कितना 423। लॉस कितना है यहाँ पे हमारे पास, लॉस है 6%। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क। ना अब हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है जब हमें सेलिंग प्राइस पता हो और लॉस दिया हो, तब हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। सेलिंग प्राइस कितना है 423 मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कितना हमारे पास 6%। तो 100 माइनस 6 कितने बच गए हमारे पास 94। तो आ गया 94। ना अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 450 रुपीज। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। नाउ अब सेकंड पार्ट बोला कि एट व्हाट प्राइस वुड इट बी सोल्ड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%। नाउ अब कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 450 रुपीज़। और बोला कि सेलिंग प्राइस क्या है इसका वो हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। और बोला इससे कितने रुपए पे बेचा जाए कि जो प्रॉफिट है हमारे पास वो कितना हो 8%। ना अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ना वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस कितना 450 प्लस 8% ऑफ 450। ना इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 450 प्लस 8/100 मल्टीप्लाई 450। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0, 5 9 द 45, 5 2 द 10, 2 1 द 2, 2 4 द 8। तो आ गया 450 प्लस 9 4 द 36। तो 450 प्लस 36 इज इक्वल टू 486 रुपीज़। तो आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 486 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर बाय लेमन एट 2 for a rupees and sell them at 5 lemon for 3 rupees. His gain percentage what? एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और फिर 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 2 लेमन का वो कितना है 1 रुपये। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 लेमन इज इक्वल टू कितना है 1 रुपीज़। तो 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 0.5
रुपीज़। तो 50 पैसे क्या आ गया हमारे पास, एक लेमन का कॉस्ट प्राइस आ गया ना। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स इज इक्वल टू कितना है, 3 रुपीज़। तो ना सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो इज इक्वल टू तो आ जाएगा हमारे पास 0.6 रुपीज़ ना। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो है एक लेमन का 0.50 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस एक लेमन का वो है हमारे पास 0.6 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास 0.60 माइनस कॉस्ट प्राइस है 0.50, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारे पास 0.10 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट, दोनों एक ही बात होती है। तो हम यहाँ से हम निकाल लेते हैं गेन परसेंट। अब चाहे गेन परसेंट बोल लो या फिर प्रॉफिट परसेंट, तो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारे पास, गेन कितना गेन किया डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में 100। तो गेन कितना है हमारे पास 0.10 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे हमारे पास, तो कॉस्ट प्राइस है 0.50 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 20%। तो गेन परसेंट कितना हो गया हमारे पास 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, द लॉस और गेन परसेंटेज 1। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ कि जो 40 आर्टिकल है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, 50 कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल के इक्वल आ रहा है ना। अब इस कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और 40 को उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50 ओवर 40। तो कैंसिल आउट किया तो हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू 5 ओवर 4। तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 5 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 4 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमारे पास 4 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 5 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 5 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 4 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ का क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट ना। अब हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमारे पास 1 रुपये का, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 4 रुपये और मल्टीप्लाई में 100। तो आएगा 4 1 द 4, 4 25 द 100, तो इज इक्वल टू 25%। तो यहाँ पे हमें गेन कितना हुआ 25%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25% गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम बोरोड सम मनी from his friend at simple interest of 6% per annum. He returned his friend rupees 15,600 after how much time did Sam return the money if he borrowed rupees 12,000? सैम ने अपने दोस्त से 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। उसने अपने दोस्त को 15,600 रुपये लौटा दिए। यदि सैम ने 12,000 रुपये उधार लिए तो कितने समय बाद सैम ने पैसे वापस कर दिए। तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना, हमने यहाँ पे टाइम निकालना है। तो यहाँ पे हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि इफ़ ही बोरोड रुपीज़ 12,000, तो मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हमारे पास 12,000 रुपीज़, मतलब कि 12,000 रुपये उसने उधार लिए। और वापिस कितने किए, जब वापिस किए तो वो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे अमाउंट। तो अमाउंट उसने कितना वापस दिया उसे 15,600 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे हमारे पास, तो रेट है हमारे पास यहाँ पे 6% पर एनम। बट यहाँ पे हमें टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो
अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल भी हमें पता और अमाउंट भी हमें पता है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 15,600 माइनस 12,000 इज इक्वल टू, तो आ गया हमारे पास 3,600 रुपीज़। तो आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ना। अब हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ना वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3,600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 12,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 6%, तो 6/100 और टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम को हमने टी ही लिखा रहने दिया यहाँ पे। ना 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अब जो यहाँ पे हमारे पास टी के साथ मल्टीप्लाई में वो सारा लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आ जाएगा 3,600 ओवर 120 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू टाइम। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 1 द 12, 12 3 द 36 और यहाँ पे आ गया 0, 6 से 6 1 द 6, 6 5 द 30। तो टाइम आ गया हमारे पास 5 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 ईयर। तो उसने ये जो पैसे लुटाए 15,600 रुपये, तो ये कितने साल बाद लुटाए, 5 साल के बाद। तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास, 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Priya invested some money in a bank at rate of 6% per annum. At simple interest, after 9 years, she got rupees 8,470. How much did she invest? प्रिया ने 6% प्रति वर्ष की दर पर एक बैंक में कुछ पैसा निवेश किया। साधारण ब्याज पर 9 साल बाद उसे 8,470 रुपये मिले। उसने कितना निवेश किया था। ना अब इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। रेट कितना है, 6%। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम है हमारे पास यहाँ पे 9 ईयर। और जो हमारे पास अमाउंट है वो कितना है यहाँ पे 8,470 रुपये। और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हो तो प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, पी। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जब हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दिया होता है तब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास 8,470 और प्रिंसिपल हमारे पास पी ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास ये। नाउ अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। नाउ अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 8,470 माइनस पी इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारे पास पी है, रेट कितना है 6%, तो 6/100 और टाइम है हमारे पास यहाँ पे 9 ईयर। ना अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जो यहाँ पे करता है उसे हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 100 है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू में 8,470 माइनस पी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई में 9 6 द 54। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 847,000 माइनस 100 पी इज इक्वल टू 54 पी। तो आ जाएगा हमारे पास 54 पी। नाउ अब ये माइनस के 100 पी उधर जाके क्या जाएंगे प्लस के, तो आएगा 847,000 इज इक्वल टू 54 पी प्लस 100 पी। तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 847,000 इज इक्वल टू 154 पी। अब पी को हम यही रहने देंगे, 154 को इधर आके डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 847,000 डिवाइडेड बाय 154 इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5,500 इज इक्वल टू पी। तो ये जो पी है हमारे पास ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये कितना आ गया 5,500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ था कि उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो कितना आ गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट 5,500 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5,500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर इज
75 ईयर, बट एवरेज एज ऑफ 6 ऑफ देम इज 74 ईयर 6 मंथ. व्हाट इज द एज ऑफ द 7th फैमिली मेंबर. परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीने है. परिवार के 7वें सदस्य की आयु क्या है. नाउ अब हमें यहाँ पे जो गिवन डाटा दिया हुआ है पहले हम उसे सॉल्व करके लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें बताया हुआ कि जो एवरेज एज है 7 फैमिली मेंबर की वो कितनी है 75. तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम एवरेज एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर्स इज इक्वल टू 75 ईयर. तो एवरेज 7 फैमिली मेंबर की एज इतनी होगी, तो टोटल एज कितनी होगी 7 फैमिली मेंबर की वो लिख लेते हैं यहाँ पे. टोटल एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 525 ईयर. तो ये आ गई हमारे पास 7 फैमिली मेंबर की टोटल एज. नाउ एवरेज एज ऑफ 6 फैमिली मेंबर कितनी है हमारे पास. एवरेज एज ऑफ 6 फैमिली मेंबर इज इक्वल टू 74 पॉइंट. जब हम इसको ईयर में चेंज करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 74.5 ईयर. 74.5 ईयर. नाउ एवरेज एज आ गई 6 फैमिली मेंबर की. नाउ टोटल एज ऑफ 6 फैमिली मेंबर इज इक्वल टू 74.5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू तो आ जाएगी हमारे पास 447 ईयर. नाउ हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है एज ऑफ 7th फैमिली मेंबर. तो लिख लेते हैं यहाँ पे एज ऑफ 7th फैमिली मेंबर इज इक्वल टू तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास टोटल एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर इज इक्वल टू कितना आ गया 525 और माइनस करेंगे हम टोटल एज ऑफ 6 फैमिली मेंबर. तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 447. तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 78 ईयर. तो ये आ गई हमारे पास एज ऑफ 7th फैमिली मेंबर. तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट 78 ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज व्हाट. 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखेंगे. तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या क्या आएंगे हमारे पास 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल 9, 18, 27, 36 एंड लास्ट वन 45. तो ये आ गए हमारे पास 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल. अब हमने क्या फाइंड करना है एवरेज फाइंड करनी है. तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा. तो सम ऑफ ऑल डाटा में क्या आ जाएगा इन सभी को हम ऐड करके लिखेंगे. तो 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45 डिवाइड में ये टोटल कितने नंबर है 5. तो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास हम 135 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू 27. तो ये आ गया हमारे पास 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना आ गया 27. तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट 27. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज एज ऑफ 5 people is 42 year. Another group has 8 people who have average age 81 year. When both group are mixed, what is the average age of all people? 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है. दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है. जब दोनों समूहों को मिला दिया जाए तो सभी लोगों की औसत आयु क्या होगी ये हमने फाइंड करना है. नाउ एवरेज एज ऑफ 5 people हमें पता है कितनी है 42 ईयर. तो हम यहाँ से टोटल एज निकाल लेते हैं. टोटल एज ऑफ 5 people इज इक्वल टू एवरेज एज कितनी है 5 लोगों की 45. तो टोटल एज क्या आ जाएगी 5 people की 42 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 210. ये आ गई हमारे पास टोटल एज ऑफ 5 people. ऐसे में यहाँ पे 8 people की टोटल एज निकालेंगे. टोटल एज ऑफ
8 पीपल्स इज इक्वल टू एवरेज एज है इनकी 81 ईयर, तो टोटल एज कितनी आ जाएगी 81 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 648 ईयर। तो आगे इनकी टोटल एज। नाउ अब बोला कि अगर हम इन दोनों ग्रुप को ऐड कर दें तो इन दोनों ग्रुप की एवरेज एज क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो टोटल पीपल कितने होंगे दोनों ग्रुप के, टोटल पीपल ग्रुप 1 के हैं 5 और ग्रुप 2 के कितने 8 इज इक्वल टू, तो टोटल पीपल हो गए हमारे पास 13। नाउ तो टोटल एज कितनी आ जाएगी 13 पीपल की, टोटल एज ऑफ 13 पीपल इज इक्वल टू 648 प्लस 210 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 858 ईयर। तो यहाँ हमारे पास टोटल एज ऑफ 13 पीपल। नाउ हमने एवरेज निकालना है, तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल एज 858 डिवाइडेड बाय टोटल पीपल कितने 13, तो कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 66 ईयर। तो आ जाएगी हमारे पास एवरेज एज ऑफ बोथ द ग्रुप। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 66 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P can do a job in 15 days. In how many days can P and Q together complete the job if Q is twice as fast as P? P एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, यदि Q P से 2 गुना तेज है तो P और Q मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो हमें गिवन दिया हो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ कि P अकेला एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 15 दिनों में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय P टू कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 15 डेज। नाउ अब Q के बारे में हमें क्या बताया कि जो Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P, तो Q क्या है यहाँ पे हमारे पास Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P। अगर P 15 दिनों में काम को खत्म कर रहा है तो Q उससे 2 गुना काम कर रहा है, तो वो जो Q है वो कितने दिनों में काम को खत्म कर देगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 7.5 दिन। तो अब यहां से हम निकाल लेते हैं कि Q कितने दिन में काम को खत्म करता है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास टाइम टेकन बाय Q टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 15/2, तो आ जाएगा हमारे पास 7.5 डेज। तो इतने दिनों में वो काम को खत्म करेगा। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या क्या पता चल गया वो लिख लेते हैं। तो P क्या आ जाएगा हमारे पास, P 15 दिन में काम को खत्म कर रहा है और जो Q है वो 7.5 दिन में काम को खत्म कर रहा है। तो अब टोटल वर्क क्या होता है हमारे पास, इन दोनों का जो LCM आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास वर्क आ गया वो कितना आ गया 15 यूनिट। ओके, नाउ जो यहाँ पे हमारे पास LCM है उससे हम क्या मान लेते हैं टोटल वर्क। जो हमारे पास LCM होता है उसे हम क्या बोल देते हैं टोटल वर्क। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, P का 1 डे वर्क निकाल लेना और साथ ही साथ Q का भी 1 डे वर्क निकाल लेना। तो P का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पे आएगा 1 यूनिट। और Q का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, तो आएगा 15 डिवाइडेड बाय 7.5, तो आ जाएगा हमारे पास 2 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे Q का 1 डे वर्क कितना आ गया 2 यूनिट। नाउ अब यहाँ पे हमसे पूछो कि जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय P and Q टुगेदर टू कंप्लीट 15 यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, तो कितने दिनों में वो काम को खत्म करेंगे, दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं वो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर
टोटल वर्क आ गया हमारे पास 15 यूनिट डिवाइडेड बाय, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, पी कर रहा है 1 यूनिट और क्यू कर रहा है 2 यूनिट, तो पी और क्यू को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 यूनिट, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 यूनिट, 3 से 3 1 3, 3 5 15, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 डेज। तो दोनों मिलके कितने दिन में 15 यूनिट काम को खत्म करेंगे, तो 5 दिन में वो काम को खत्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days, बी कैन डू द वर्क अलोन इन हाउ मेनी डेज, ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना अधिक समय लगता है, एक साथ काम करते हुए वे काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले कार्य कितने दिनों में खत्म कर सकता है, ये हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पर्सन है, ए बी एंड सी, तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें लिखी हैं, एक टाइम और दूसरा क्या, यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला ए टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम बी, बोला जो ए है वो बी से 2 गुना टाइम ले रहा है काम को खत्म करने के लिए, और थ्राइस एज मच एज सी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अब हमने इन्हीं का रिलेशन फाइंड करके यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी लिख दी, ए कितना टाइम ले रहा है 6 और बी कितना ले रहा है 3 और सी कितना ले रहा है 2 डेज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पे बोला ए टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम बी, अब देखो बी का काम कितने दिन में खत्म हो रहा है 3 दिन में, और ए कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है बी का ट्वाइस, और बोले जो सी है उसका कितना कर रहा है वो 3 गुना, तो जो सी है वो कितने दिन में काम को खत्म कर रहा होगा 2 डेज में, और देखो सी का थ्राइस कितना हो गया हमारे पास 6, तो ए कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है 6 डेज में। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, ए की 1/6, बी की आ जाएगी हमारे पास 1/3 और सी की क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2, ये आ गई हमारे पास एफिशिएंसी। नाउ अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ किसका, ए बी एंड सी का, तो 1 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 6, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6/6, और यहाँ पे 1 डे वर्क कितना आ गया हमारे पास 1 यूनिट, तो 1 डे वर्क कितना आ गया तीनों का मिला के 1 यूनिट। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप, और टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में हमें बताया कि जब वो तीनों मिलके काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे 2 दिन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क इज इक्वल, जब तीनों मिलके काम को खत्म कर रहे हैं तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1 यूनिट, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क का कितना आ जाएगा 1 × 2 इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो ये क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ना अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, वी कैन डू द वर्क अलोन, बी जब अकेला काम करेगा वो तो कितने समय में कितने दिन में उस काम को खत्म करेगा, तो ये हमने फाइंड करना है। नाउ लिख लेते हैं यहाँ पे, बी कैन डू वर्क अलोन, बी कैन डू वर्क अलोन इज इक्वल टू टोटल वर्क का कितना हमारे पास, टोटल वर्क का हमारे पास 2 यूनिट डिवाइडेड बाय, और बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, बी की एफिशिएंसी हमारे पास 1/3, तो आएगा 1/3 यूनिट पर डे, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 6 डेज, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर पाएगा 6 दिन में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन गोज टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू लखनऊ एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। एक व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली 4 किलोमीटर घंटा की गति से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लखनऊ लौटता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का, एवरेज स्पीड
इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स जाते हुए समय की स्पीड है और वाई आते हुए समय की, तो 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो 4 प्लस 6, तो इज इक्वल टू 2 4 द 8, 8 6 द 48, तो 48 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 10, तो आ जाएगा हमारे पास 4.8। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारे पास 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4.8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित कवर 1/4 of the total distance at 20 kilometer per hour, 1/4 at 10 kilometer per hour, and rest of his journey at 80 kilometer per hour. Find Rohit's average speed for the whole distance. Now, रोहित कुल दूरी का 1/4 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/4 10 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी दूरी के लिए रोहित की औसत गति ज्ञात कीजिए। नाउ मान लेते हैं, अब हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस नहीं पता क्या है, तो मान लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डी किलोमीटर। नाउ पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस किस किस हिसाब से वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है। पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू dy/4, फिर टोटल डिस्टेंस का 1/4 कर रहा है तो अगेन d/4 एंड जो बचा हुआ है रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास d, उसमें से पहले माइनस किया dy/4 फिर माइनस किया dy/4, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 और यहाँ पे 4d माइनस डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4d माइनस 2d, तो ये आ गया 2d/4, 2 1 द 2, 2 2 द 4 इज इक्वल टू d/2, तो ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस d/2 किलोमीटर। नाउ अब टोटल टाइम भी हमें यहाँ पे बताया हुआ है, टोटल टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट जो हमारे पास था 1/4 डिस्टेंस, उसे कवर करने के लिए टाइम कितना लगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं t1, फिर अगले के लिए जो टाइम होगा वो होगा हमारे पास t2 और अगले के लिए t3 इज इक्वल टू, तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो फर्स्ट केस में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास d डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है हमारे पास, तो स्पीड है हमारे पास जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास dy/4 और स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाई में आ गया 20 प्लस t2, उसके लिए भी हमारे पास डिस्टेंस कितना है dy/4 मल्टीप्लाई में स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाई में आ गया 10 प्लस, और जो हमारे पास बचा हुआ डिस्टेंस है रिमेनिंग डिस्टेंस वो कितना है हमारे पास dy/2 और स्पीड कितनी है, तो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ना अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास d/80 प्लस d/40 प्लस d/160, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 160, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2d प्लस 4d प्लस d इज इक्वल टू, तो आ गया हमारे पास 7d/160, तो ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम। ना अब हमने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास d और टोटल टाइम आ गया हमारे पास 7d/160। नाउ d से d कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 160 डिवाइडेड बाय 7, तो कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22.85 किलोमीटर पर आवर, तो आ जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 22.85 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टॉपेज सहित यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस इन स्पीड फाइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंस इन स्पीड क्या आएगा हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंस इन स्पीड इज इक्वल टू विदाउट स्टॉपेज बस की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर और इंक्लूडिंग स्टॉपेज तो बस की स्पीड कितनी हो रही है 45 किलोमीटर पर आवर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस इन स्पीड कितना आ रहा है हमारे पास 9 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या आ रहा है डिफरेंस इन स्पीड। नाउ अब रियल स्पीड विदाउट स्टॉपेज जो वो है कितनी है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। लिख लेते हैं यहाँ पे रियल स्पीड विदाउट स्टॉपेज इज इक्वल टू वो कितनी हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब जो हमारे पास ये 9 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, अब हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि 9 किलोमीटर जो हमारे पास डिस्टेंस है उसे कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टाइम टेकन टू कवर 9 किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 9 ओवर स्पीड कितनी है हमारे पास यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर। तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 54, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो यहाँ पे आर आएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 1 द 9, 9 6 द 54। अब यहाँ पे आर है, आर को हम चेंज करेंगे किस में मिनट में, तो याद आएगा इज इक्वल टू में 1/6 मल्टीप्लाई 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो मल्टीप्लाई में 60 मिनट। तो 6 1 द 6, 6 10 द 60, तो इज इक्वल टू 10 मिनट। तो आ गया हमारे पास आंसर। तो क्या पूछा हुआ था यहाँ पे हमारे पास फॉर हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुक रही है 10 मिनट के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्कर मेक्स अ टॉय इन एवरी 2 आवर। इफ ही वर्क फॉर 80 आवर देन हाउ मेनी टॉय विल ही मेक। एक श्रमिक प्रत्येक 2 घंटे में एक खिलौना बनाता है। यदि वो 80 घंटे तक काम करता है तो वह कितने खिलौने बनाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि 2 घंटे में एक टॉय वो बना रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 आवर इज इक्वल टू 1 टॉय, और 1 आवर में वो कितने टॉय बना रहा होगा, इंप्लाइज 1 आवर इज इक्वल टू 1/2 टॉय। बोले उस समय तक उसने सिर्फ आधा ही टॉय तैयार किया होगा। अब बोले कि वो 80 घंटे काम कर रहा है तो 80 घंटे में वो कितने टॉय बनाएगा। तो 80 आवर इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 1 आवर में वो कितने टॉय बना रहा है 1/2। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, 2 1 द 2, 2 4 द 8 0। तो ये आ गया हमारे पास 40 टॉय। तो 40 टॉय बन के पूरे तैयार हो जाएंगे अगर वो 80 घंटे काम करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 40 टॉयज।